एक्चुअली सर, ये काम मैं काफ़ी कम उम्र से कर रहा हूँ और उस समय मैं थोड़ा सा पेंटिंग करता हूँ, चित्रकारी करता हूँ और नर्मदा के मेरा पैदाइशी नर्मदा किनारे की है। तो पेंटिंग करने से थोड़ा ब्यूटी का सेंस होने से मैं जीवाश्मों को केवल जीवाश्म के तौर पे नहीं, साइंस के तौर पे नहीं, केवल सुंदर वस्तुएं थी, इस तरह से मेरा जो है शौक़ चालू हुआ। फिर जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ते गया, फिर उसकी स्टडी करना और उसका साइंस जानना, ये बाद के चैप्टर्स थे। पर बेसिकली सुंदर होने के कारण, पत्थरों के सुंदर रूप में होने के कारण मैंने ये काम किया। जब मेरा संग्रह बड़ा हो गया, उस समय मैं कोचिंग क्लासेस करता था, तो बच्चों के साथ एग्जीबिशन करने में हमें काफ़ी मज़ा आता था। साथ में कलेक्शन ज़्यादा होने से थोड़े कंक्लूज़न तो हमें भी होने लगते हैं, पर वहाँ पर फ्रिक्वेंटली जो है विंटर्स में जो है काफ़ी वैज्ञानिक उस जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर विज़िट करते आए हैं। ख़ासकर वो जो लोग इन्वर्टिब्रेट फॉसिल पे काम करते हैं, तो जिज्ञासावश उनसे मिलना होता रहा और थोड़े थोड़े जिज्ञासाएँ उनसे लेते लेते विज्ञान में भी रुचि आ गई और उसके बाद फिर खुद ही जो है किताबों से और इंटरनेट के ज़रिए उनका अध्ययन करना चालू। एक्चुअली मैं 91 के आसपास से फॉसिल को ऑर्गेनाइज वे में खोज रहा था, मतलब एज ए साइंस के इशू के रूप में। 1998 में हमने एक म्यूज़ियम बनाया, जब तक हमको कोई डायनासोर के फॉसिल नहीं मिले थे, और 2007 तक उसको हम अच्छे से चलाते रहे। सरकारी म्यूज़ियम था। 2007 में मुझे डायनासोर के बड़ी तादाद में अंडे मिले। तो उस समय हमारे म्यूज़ियम का, मेरी खोजों का, सबका जो लोगों के लिए इंटरेस्ट था वो बिल्कुल बदल गया उसके बाद। एक्चुअली एरिया बहुत वास्ट है। फॉसिल साइट और मैं एक विषय पे नहीं, मैं एंथ्रोपोलॉजिकल चैप्टर्स पे और मरीन फॉसिल्स पे, वुड फॉसिल्स पे, साथ में जितना तरह का वहाँ का जियोफिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन पे भी काम करता हूँ। तो काफ़ी जाना होता है। साथ में चूँकि वो ऐसा एरिया है जहाँ पर पहले से एक्टिविटीज़ वहाँ पे चलती रही हैं, तो कई जगह हमको पैसा खर्च करना पड़ता है, कई जगह उनके इनाम के तौर पे पैसा देना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों में साथ, जब मैं शुरुआत में था, मैं वहाँ पर शिक्षाकर्मी के तौर पे रहा हूँ। तो 3 स्कूलों में 2-2 पीरियड पढ़ा के, साथ में जो मेरा जॉब था उसको भी करके, किसी तरह से एक कमरा हमने किराए से एक्स्ट्रा मकान लिया था जिसमें पत्थर रख पाएँ, वो भी सरकार के लिए, हमारे लिए नहीं, और इस तरह से खर्चे चलते रहे सर। एक्चुअली फॉसिल को बचाने में ज़्यादा दिक्कत आई सर, ढूंढने में उतनी दिक्कतें नहीं हुई हैं, किंतु वहाँ पर जो वुड फॉसिल्स हैं, काफ़ी जो मेगा साइज़ के मेगा फॉसिल्स हैं, उनके पॉटरीज, उनकी टाइल्स, उनके ऑर्नामेंट्स बनते आए हैं और वो पहले से ही वहाँ से नॉन साइंटिफिक पर्पस से जाते रहे हैं। पर उनका लेने का तरीका होता है कि गांव वालों को पेमेंट करना। तो जहाँ पर गरीब लोगों को पैसा मिलता है, वहाँ पर चीज़ों को बचाना आसान नहीं होता है। तो एक वो हमारे लिए चैलेंज था साहब, उसको रोकना। दूसरा, हमारे सारे म्यूज़ियम में इंटरेस्ट का फ्लो ऊपर से नहीं था। हमें उनको कन्विंस करना था कि साहब इनको आप बचाइए, जबकि वो रेवेन्यू लैंड था, लोगों की खेती में जीवाश्म पड़े हुए थे और बहुत इंटीरियर था, सड़कें उस समय डेवलप नहीं हुई थी। तो दूसरा था गवर्नमेंट को कन्विंस करना, और उनका इंटरेस्ट जो है वो बदलता रहता है समय के हिसाब से। तो एक दूसरी हमारी दिक्कतें ये थी साहब। और तीसरा सबसे बड़ा था हमारे लिए साइंस को करना, क्योंकि जैसे जैसे हम कलेक्शन करते गए और लोगों को दिखाते गए, वैसे वैसे लोगों की अपेक्षा थी आप विज्ञान के साथ कीजिए, ये ऑर्फन ना रह जाए, ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए भी हमें, मेरा विषय फिजिक्स है सर, तो उसके लिए थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ी। बेसिकली बड़े म्यूज़ियम का इंटरेस्ट एक बड़ी प्लानिंग के साथ और एक पूरे प्रशासनिक तंत्र के साथ होता है। मैं छोटे म्यूज़ियम की बात करना चाहूँगा साहब, क्योंकि छोटे म्यूज़ियम जो लोकलाइट्स हैं उनको काफ़ी जस्टिफाई करते हैं सर। दूसरा जो है छोटे म्यूज़ियम और जो कलेक्शन करने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए एक बात करना ज़रूर चाहूँगा सर। मैंने जो देखा है कि नर्मदा के अलॉन्ग बहुत सारे लोग कलेक्शन करते हैं फॉसिल्स का और दूसरे तरह के एंटीक्स का,
वो पूरे देश की मुख्य धारा में रहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पर उनका किसी भी प्लेटफॉर्म पर भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, हम तो ख़राब नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें यह सर कि यदि ऐसे कलेक्शन करने वालों को मौका दें कि आपके नाम से गैलरी बनाएंगे, जिस तरह से एक लॉकर होता है, हमारी प्रॉपर्टी बैंक में होती है हमेशा के लिए, हमारी होती है, उसी तरह से एक गैलरी हमेशा म्यूजियम की हो, हमेशा प्रॉपर्टी वो ले नहीं पाएंगे पर हमेशा उनके नाम से रहेगी। इस तरह का एक प्रोविज़न होना चाहिए सर। तो बहुत बड़ी तादाद में हम फॉसिल को जो कलेक्ट किए जा चुके हैं बचा पाएंगे सर। और दूसरा सर, हम जनरली जब मॉन्यूमेंट की बात करते हैं, जियो मॉन्यूमेंट्स और रॉक मॉन्यूमेंट्स, हम बड़े लेवल पे नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करते हैं, पर जैसे मैं ट्राइबल एरिया से हूँ सर, तो वहाँ के ज़िले के लिए एक छोटा सा बेसाल्ट या मान लीजिए रेड बॉल है या ओनियन वेदर्ड बेसाल्ट है, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ के स्कूल के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो रॉक मॉन्यूमेंट का कॉन्सेप्ट स्कूल लेवल से चालू करना चाहिए कि आप आसपास की जियोलॉजी में आपके काम की क्या चीज़ें हैं, उसके साइंस को जानिए, वो कैसे बना, चूना कैसे हमारे इलाके में आया या कोयला कैसे आया, उस तरह की चीज़ें सर छोटे से हम चालू करेंगे तो बड़े का तो समझ आ ही जाएगी सर। ये दो बातें हैं। और तीसरी चीज़ सर, पूरी नर्मदा वैली में जियोलॉजी हायर सेकेंडरी स्कूल तक नहीं है। वहाँ पे जियोग्राफी है बहुत 1-2% स्कूलों में, जबकि कॉलेज में है। तो यदि हम पृथ्वी के विज्ञान को जानना, बचाना चाहते हैं, पृथ्वी को समझना चाहते हैं, तो खासकर ट्राइबल एरिया में या जहाँ फॉसिल मिलते हैं या जियोलॉजी रिच है, वहाँ के स्कूलों में 12th लेवल तक जियोलॉजी जरूर होना चाहिए। एक्चुअली वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है सर। दो तरह से सहयोग मिलता है कि जब हम नई खोज करते हैं और यदि वो थोड़ी सी बड़ी खोज है, पेपर में हाईलाइट होती है, तो थोड़े से वो प्रेशराइज होते हैं, उस तरह से हमको थोड़ी मदद मिल जाती है। दूसरा, जो हम लगातार एफर्ट करते हैं, चूँकि वहाँ पर कुछ म्यूज़ियम बन गए हैं, तो वहाँ पर खुदाई होती रहती है, अर्थभूमि से फॉसिल निकलते रहते हैं। हर बार पैसा खर्च करना इतना आसान नहीं होता, पर उसके बावजूद भी सर कि कोई व्यक्ति बदलने से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, कन्विंस होते हैं और पैसा उपलब्ध होने पे वो खर्च भी करते हैं।